साइकिल का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम जब हम पढ़े थे तो हम जानते थे ना, जिसका मास ज़्यादा हो या फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, अगर मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अभी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, साइकिल चलाते हैं कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, और उसमें टक्कर मारते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये साइकिल है, इसका मास ज़्यादा है और इसको हम कुछ वेलोसिटी देते हैं, देखो कुछ वेलोसिटी दिए और टक्कर मार दिए, ये क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अगर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता तो वो टेबल आगे जाता, नहीं जाता। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा मोमेंटम हम ट्रांसफर कर दिए उस पे, इसीलिए तो वो टेबल आगे गया, है ना। रुका क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स था। अगर नीचे में उसका फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वो टेबल लगातार चलते रहता, लगातार चलते रहता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे कि अपने स्टेट को बरकरार रखना चाहता है कोई भी चीज, है ना, तो वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग जाता, मतलब वो अगर स्टेट ऑफ मोशन में था तो वो मोशन में ही रह जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, नीचे फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए वो टेबल रुक गया, आया समझ में। लेकिन ट्रांसफर तो हुआ ना मोमेंटम का, ये साइकिल अपना पूरा का पूरा मोमेंटम उस टेबल पे ट्रांसफर किया, इतना तो समझ में आया। साइकिल का पूरा मोमेंटम उस टेबल पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब यदि हम उस टेबल से इस पे मोमेंटम ट्रांसफर करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा देखना, ये टेबल से एक काम करते हैं, ये टेबल है, देखो ये टेबल है, इसके पास मास है, इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, साइकिल का क्या बिगड़ा, कुछ हुआ ज़्यादा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐसे चक्का टेढ़ा हो गया बस, है ना। क्यों, इसका मास कम था, भले ही वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा दे दिए, साइकिल से स्पीड तो चल ही रहा था, वेलोसिटी ज़्यादा था, मास कम था, इसी वजह से ये मोमेंटम कम जनरेट कर पाया, तो ट्रांसफर भी कम कर पाया, है ना। इसीलिए जब बड़ा बड़ा ट्रक अगर किसी कार को ठोक दे तो किसका नुकसान होता है, कार वाले का, ट्रक वाले का नुकसान नहीं होता, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत खरोच आता है ट्रक के आगे, क्यों, क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है ना। तो एक बात याद रखना, ये जो मोमेंटम हम जनरेट किए थे साइकिल से और इस पर ट्रांसफर किए, ठीक है, ये मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व हो गया, है ना। करते हैं, ये बॉडी है, इसका नाम इसका जो मास होगा वो m1 है, उसका मास m2 है, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, u1 है और उसका वेलोसिटी u2 है, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को टक्कर मारा, ये उसको टक्कर मारा और ये रुक गया, तो इसका पूरा का पूरा मोमेंटम उस पर ट्रांसफर हुआ ना, है ना, उस पर ट्रांसफर हुआ ना। अब इसी चीज को बोर्ड पे समझाते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, व्हेन टू और मोर बॉडीज, दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर, दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो उसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब अनचेंज, बदलता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, मतलब उस पे कोई बाहरी बल काम ना कर रहा हो तब, ठीक है, आया समझ में। तो और इसी को शॉर्ट भाषा में अगर हम बोलें तो मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो ये समझ में आया, जब दो या दो से अधिक बॉडी, मिनिमम दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी आपस में, जैसे कैरम बोर्ड का बॉडी दो से अधिक था, अभी साइकिल और टेबल दो बॉडी था, ठीक है। तो दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पे मोमेंटम लगाता है, ठीक है, एक दूसरे पे मोमेंटम ट्रांसफर करता है, तो उसका टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अभी हम क्या बताए थे कि जो साइकिल है उसको मान लो साइकिल है और एक है टेबल, ठीक है। साइकिल को मान लो m1 है इसका मास, ठीक है, टेबल को मान लो m2 है इसका मास, ठीक है। साइकिल को और क्या बोले थे, मान लो कि u1 है इसका वेलोसिटी, है ना, u1 है इसका इनिशियल वेलोसिटी, और इसको बोले थे मान लो u2 है इसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
जब ये मोमेंटम का ही फॉर्मूला है ना, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। जब ये पूरा मोमेंटम इसके ऊपर ट्रांसफर किया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हम बोलें टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, दोनों को मोमेंटम को जोड़ देंगे वो टोटल मोमेंटम होता है। टकराने से पहले, कॉलिजन का मतलब टकराना, टकराने से पहले दोनों का टोटल मोमेंटम जोड़ के कितना था, m1u1 प्लस m2u2 था। अब टकराने के बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम कितना हो गया, टकराने के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम कितना हो गया। तो मान लो टकराने के बाद क्या हुआ, इसका जो वेलोसिटी था, और इसका जो वेलोसिटी था, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। जब साइकिल स्पीड में आया, उससे टकरा गया, तो साइकिल का वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हो गया। और फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। तो मान लो साइकिल का ये इनिशियल था, ये दोनों का इनिशियल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी देखो, दोनों का फाइनल वेलोसिटी मान लो, मास तो वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, v1, और इसका फाइनल वेलोसिटी था m2 v2। क्लियर। तो हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कह सकते हैं, इस बात को समझ में आया। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन करते हैं और डिराइव करके फॉर्मूला निकालते हैं कि कैसे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन दोनों एक दूसरे का बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर F1 को हम बोल रहे हैं कि ये फोर्स है जो साइकिल ने लगाया था टेबल के ऊपर, और ये F2 है, ये टेबल का फोर्स है जो टेबल ने लगाया था साइकिल के ऊपर। क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से कि जिस बॉडी पे हम जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी दूसरे बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है। और इसके लिए हमको दो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। तो अब शुरू करते हैं। तो हम बोलते हैं कि फोर्स F1 फोर्स कितना होगा जो साइकिल ने लगाया था टेबल के ऊपर। तो F1 फोर्स निकालने के लिए हमको टेबल का मास, मतलब F1 फोर्स जो है जो साइकिल ने टेबल पे लगाया, वो तो हमको साइकिल पे नहीं टेबल पे दिखाई देगा, मतलब दूसरे बॉडी पे दिखाई देगा, उसके मूवमेंट पे दिखाई देगा कि उस पर जितना उसका वेलोसिटी में जो चेंज आया वही पता चलेगा कि कितना फोर्स लगाया। तो हम एक काम करते हैं, F1 मतलब फोर्स 1 लगाया है तो टेबल पे दिखाई देगा, टेबल का मास हम माने थे m2, तो टेबल का मास m2 है, और टेबल का एक्सेलरेशन हम मानते हैं a2, ठीक है, a2। तो टेबल का एक्सेलरेशन जो होगा, वो एक्सेलरेशन जो होता है हम जानते हैं a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मतलब टेबल का फाइनल एक्सेलरेशन माइनस टेबल का इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब v2 माइनस u2 बाय टाइम टेकन। ये a2 का है ना, a2 का वैल्यू है, तो a2 के जगह हम ये लिख देते हैं v2 माइनस u2 बाय t, है ना। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये तो हुआ कि साइकिल ने टेबल पे कितना फोर्स लगाया, तो ये हमको दिखाई दिया। अब टेबल ने साइकिल पे कितना फोर्स लगाया तो उसको F2 से दिखाएंगे, F2। तो F2 से दिखाएंगे कि टेबल ने साइकिल पे कितना फोर्स लगाया, तो हम साइकिल का कैलकुलेशन करेंगे। तो साइकिल का मास था m1, साइकिल का फाइनल वेलोसिटी m1, और साइकिल का एक्सेलरेशन हो जाएगा a1। तो a1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब ये a1 का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो v1 माइनस u1 बाय t,
है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी दूसरे बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस साइन का लगाते हैं। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि मतलब मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो हम लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो F1 का वैल्यू पुट करते हैं M2 इंटू V2 माइनस U2 बाय T, ठीक है। और F2 का वैल्यू पुट करते हैं माइनस हमारा M1 इंटू V1 माइनस U1 बाय T, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M2, T और T को हम काट सकते हैं। तो M2 इंटू V2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 माइनस M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 U1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा M2 V2 और इस माइनस को इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस M1 V1 इज इक्वल टू, अब इस माइनस को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है। इसी को अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनल निकल के आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। इसी को हम कहते हैं मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसी फॉर्मूले पे हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना समझ